नमस्ते बच्चों, आज हम आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इसका 6वां पार्ट करेंगे, जिसमें हमने हर्ष के बारे में पढ़ना है। हर्ष के बारे में पहले हमने पढ़ा था कनौज सभा के बारे में। कनौज सभा के बारे में पढ़ने के बाद में हम हर्ष को पढ़ेंगे प्रयाग सभा के बारे में। हर्ष ने 643 ईस्वी में ही प्रयाग सभा का भी आयोजन किया। प्रयाग, जहाँ पर गंगा और यमुना जो है वो एक जगह संगम होता है इनका, जहाँ पर जो है रेत के ऊपर इसने एक प्रयाग सभा का आयोजन किया, जहाँ पर इसने अपने 18 राजसी मित्रों को बुलाया था। यानी 18 इसके मित्र आए थे। लगभग 5 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया था और हर्ष ने उन 5 लाख लोगों की सभी तरह की रहने की, खाने पीने की सब तरह से उनकी व्यवस्था की थी। हर्ष ऐसी सभा जो पिछले 30 वर्षों से इन सभाओं का आयोजन कर रहा था। ये जो प्रयाग जो सभा थी 643 ईस्वी की, ये 6ठी सभा थी। इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले ये क्या करता था, प्रथम दिन जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो उसकी पूजा अर्चना की जाती थी। उसे जो है बुद्ध की मूर्ति के आगे बहुमूल्य वस्त्रों को, असंख्य हीरे जवाहरात और असंख्य सोने की मुद्राएं जो वो चढ़ाई जाती थी और फिर उनको जो है दान में दे दिया जाता था बुद्ध की प्रतिमा के बाद में, पूजा करने के बाद। इसके बाद ही दूसरे दिन जो है सूर्य की मूर्ति की पूजा की जाती थी। उसको उठाया जाता था और सभा स्थल पर लाया जाता था और उसे जो है बहुमूल्य वस्त्र, असंख्य हीरे जवाहरात जो उसको अर्पित किए जाते और बाद में उनको दान दे दिया जाता था। तीसरे दिन हर्ष क्या करता था, शिव जी की पूजा अर्चना करता था और शिव जी की मूर्ति के सामने वही वस्त्र और हीरे जवाहरात जो है अर्पण करके और बांट देता था। इसके अगले दिन यानी चौथे दिन वह क्या करता था, ब्राह्मणों को दान देता था। ब्राह्मणों को लगभग 10 दिनों तक दान देने के बाद में अन्य जो जैन धर्म और अन्य धर्मों के जो धर्मावलंबी थे, जो दूर दूर से आते थे, उनको आगे वाले 8-10 दिन तक दान किया करता था। यानी सुबह से लेकर के शाम तक दान वाला ही कार्य जो ये करता था। इसके बाद में ये क्या करता था, जब अन्य धर्मावलंबियों को दान देने के बाद में 1 महीने तक जो है गरीब जो व्यक्ति है, अनाथ जो व्यक्ति है, जिसका कोई नहीं है, दिव्यांग जो व्यक्ति थे, उनको अगले 1 महीने तक यह दान करता था। इस तरह से जितना भी ये 5 साल में अपने यहाँ एकत्रित करता था धन, वो 75 दिनों में जब बांट देता था। ये दान, ये जो सभा थी, प्रयाग जो सभा थी, वो लगभग कितने दिनों में संपन्न होती थी, 75 दिनों तक ये चलती रहती। जो 643 की जो प्रयाग सभा थी वो 75 दिन तक चली और आखिरी 75वें दिन जब ये सभा खत्म हुई तो उस दिन जो है हर्ष ने स्नान करने के बाद में अपने जो भी ये चिन्ह जो राज चिन्ह जो धारण करता था, अपना मुकुट है, कंठहार है और कंगन जो पहनता था, मोतियों की माला जो पहनता था, सब कुछ जो है दान में दे देता था। लास्ट दिन इसके पास में सेना से जुड़ी हुई जो वस्तुएं थी, सेना के हाथी, घोड़े और सैनिक ही बच जाते थे। बाकी सभी चीज़ें जो है ये दान में दे देता था। लास्ट दिन जब नहाने के बाद में इसने जो है 10 दिशाओं में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। बुद्ध की पूजा अर्चना करने के बाद में खुद के मन में इसने संतोष और खुशी का अनुभव किया और फिर जो है अपनी बहन से पुराना वस्त्र मांग करके पहना और अपने राज्य की ओर लौट आया। इसके अनुसार जितना इसने जो है 5 सालों में कमाया था, राजस्व जो एकत्रित किया था, वो सब का सब जो है लौटा दिया। ये जो थी प्रयाग सभा के बारे। कनौज सभा के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस है। कनौज सभा 643 ईस्वी में भी थी, लेकिन उसमें क्या है कि महायान जो शाखा थी बौद्ध धर्म की, उसका प्रचार प्रसार किया गया था और उसमें जो है ह्वेनसांग जो था उसकी उपस्थिति का लाभ लेना था। तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। प्रयाग सभा जिसमें इसने जो हर्ष ने अपना सब कुछ जो है दान दे दिया था। पहले दिन बुद्ध की पूजा, दूसरे दिन सूर्य की पूजा, तीसरे दिन शिव की पूजा, फिर अगले दिन जो है ब्राह्मणों को दान, फिर अन्य धर्मावलंबियों को दान, उसके बाद में 1 महीने तक गरीबों को दान और लास्ट में सब कुछ दान करने के बाद में 10 दिशाओं में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना और फिर अपने राज्य जो है लौट आता था। अब आ जाती है हर्ष के बारे में, राजस्व की बात। तो हर्ष जितना भी राजस्व लेता था अपने राज्य से, जो टैक्स आता था उसी प्रजा से, तो उसका टैक्स का जो चौथा हिस्सा जो था वह ज्ञान और विद्या के प्रसार के लिए खर्च कर देता था। यानी 1 हिस्सा किसे दे देता था, विद्या और ज्ञान के प्रसार के लिए। इसके दरबार में अनेक प्रकार के जो विद्वान रहते थे। प्रमुख रूप से इसके दरबार में रहने वाले थे मयूर। मयूर को इन्होंने राजाश्रय जो प्रदान कर रखा था। मयूर ने रचना की मिराष्ट्रक की और सूर्य शतक की। इसके अलावा भरथरी, मातांग, दिवाकर और जयसेन अन्य विद्वान रहा करते थे। प्रसिद्ध जो विद्वान था बाण भट्ट यहाँ पर रहा करता था। बाण भट्ट ने जो है हर्ष चरित्र यानी हर्ष के ऊपर एक किताब लिखी थी, हर्ष चरित्र। हर्ष ने जो भी कार्य किए, हर्ष की जो विजय थी, हर्ष की संपूर्ण जो उपलब्धियां थी, उसके बारे में हर्ष चरित्र में लिखा। इसके अलावा बाण भट्ट ने कादम्बरी नामक ग्रंथ की भी रचना की। हर्ष स्वयं भी एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसने जो है 3 रचनाएं हैं इसकी हर्ष की।
हर्ष की 3 रचनाएं हैं, जिनमें पहली आ जाएगी आपकी रत्नावली। हर्ष की रचनाएं, हर्ष की रचनाएं जिसमें है रत्नावली, नागानंद और तीसरी आ जाएगी आपकी प्रियदर्शिका। 3 जो है रचनाएं खुद जो है स्वयं सम्राट हर्ष के द्वारा रची गई रचनाएं। हर्ष के ने जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए धन और गांवों को भी दान में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय उच्च शिक्षा का केंद्र था। उच्च शिक्षा के केंद्र की बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो उस समय उच्च शिक्षा का केंद्र था, जिसकी स्थापना की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। इनके अलावा जो है वल्लभी, अन्य गुरुकुल, आश्रम, विहार शिक्षा के केंद्र थे। इस प्रकार हर्ष ने प्रजा के बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए टैक्स और काफ़ी जो है परिवर्तन किया। हर्ष ने जो है बौद्ध धर्म के साथ साथ में अन्य धर्मों के साथ सहिष्णुता का जो है पालन किया और अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म का तो प्रचार प्रसार किया ही किया, लेकिन साथ साथ में दूसरे धर्म भी जो है फली फूल होते रहे। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वित्त का पोषण भी हर्ष के द्वारा किया गया। हर्ष को जो है हम कह सकते हैं कि धर्म और ज्ञान का एक महान शासक था। इसके बारे में देखेंगे हर्ष का शासन प्रबंधन। हर्ष का शासन प्रबंधन, हर्ष का शासन प्रबंधन, शासन प्रबंधन। पुराने समय में जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो राजा जो था केंद्र में कौन होता था? राजा। अंतिम निर्णय भी किसका होता था? राजा का। तो सम्राट हर्ष स्वयं जो है प्रशासन की दूरी था और हर्ष प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि भी लिया करता था। उसका विचार था कि प्रशासक की कुशलता के लिए शासक जो निरंतर जो शासक को प्रयास करते रहना चाहिए। और हर्ष बहुत परिश्रमी था। उसने जो है दिन को जो है 3 भागों में बांट रखा था। एक जो है स्वयं के लिए, पूजा अर्चना के लिए, दूसरा भाग जो है वह प्रजा का कार्य देखने के लिए यानी राजकार्य संचालन करने के लिए सभा का आयोजन कर रहा था। और लास्ट जो पहर था वह शहरों और गाँवों में जो है भ्रमण करने के लिए जाता था। जब वह भ्रमण करने के लिए शहरों, नगरों और गाँवों में निकलता था, उस समय जो है प्रजा उसके पास में आकर के अपने दुख दर्द जो है वो सुना सकती थी। इसके बाद में जो है हर्ष ने अपने प्रशासन जो था हर्ष का निरंकुश प्रकृति का था। निरंकुश और गणतंत्रीय तत्वों का मिश्रण था। अब आ जाती है हर्ष ने अपने प्रशासन के लिए एक बना रखी थी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जो अपने कार्य संचालन के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण करता है, उसी तरह से हर्ष ने भी अपनी एक मंत्री परिषद का निर्माण जो वो कर रखा था। मंत्री परिषद गठित की गई जिसमें राज शासन के रिक्त होने की अवस्था में मुख्यमंत्री जो है वह अन्य मंत्रियों की सलाह मशवरा करने के बाद में जो है राजा की नियुक्ति करता था। जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई थी, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात मृत्यु के बाद मंत्री परिषद के प्रमुख जो मंत्री थे, प्रमुख मंत्री भंडी ने हर्ष को राजा नियुक्त किया था। राजा जो वो नियुक्त किया था। मंत्री परिषद जो थी शक्तिशाली मंत्री परिषद थी। मंत्री जो है अपना जो भी विचार होता था राजा के सामने प्रस्तुत कर सकते थे और समस्याएं जो भी होती थी उनमें जो है समाधान मंत्री परिषद अपनी सलाह मशवरा के द्वारा जो किया जाता था। मंत्री परिषद का आयोजन जो है हर्ष के पद ग्रहण संभालने के बाद में मंत्री परिषद को शासक चुनने में ही नहीं बल्कि देश विदेश की नीति में भी काफ़ी कुछ कहने का अधिकार जो है वो प्राप्त था। मंत्री परिषद जो थी वो राजा तो चुनती थी, साथ में विदेशी देश विदेश के मामले जो है मामले की सुनवाई या जो संबंधों पर चर्चा करती थी।
कि दूसरे राज्यों के साथ में किस तरह का संबंध जो है रखना है, अपना साम्राज्य विस्तार कहाँ से लेकर के कहाँ तक रहेगा और किस तरह से रहेगा, इन सब में जो है संबंध में विचार जो मंत्रिपरिषद कर सकती थी। इसके बाद में था सचिवालय। दूसरा जाता है सचिवालय। सचिवालय की बात करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि राजधानी में एक सुव्यवस्थित सचिवालय था। राजधानी में क्या था, एक सुव्यवस्थित सचिवालय का निर्माण किया गया था, जिसमें बाणभट्ट ने अवंती को विदेश तथा युद्ध मंत्री को उसने घुड़सेना का युद्ध मंत्री बताया, सियानंद को उसने हर्ष का सेनापति कहा था और कुंतल सेना का प्रमुख सेना नायक था। यानी सेना नायक जो था, ये सचिवालय जो था ये कहाँ बना हुआ था, राजधानी में। सचिवालय राजधानी में। जिस तरह से अपनी संसद होती है, संसद में और फिर मंत्रिपरिषद जो है जिसमें मंत्रियों के विभाग जो है वो अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार क्या था जो सचिवालय जो बना हुआ था। सचिवालय में विभिन्न जो मंत्री थे उनको विभागों का बंटवारा किया जाता। जिस तरह से आज विदेश मंत्री बनाते हैं, गृह मंत्री बनाते हैं, खाद्य उद्यान मंत्री बनाते हैं, उसी तरह से मंत्रियों को जो है पद दिए गए थे। अवंती को विदेश का युद्ध मंत्री जो है वो बताया गया था। सियानाद को उसने हर्ष का सेनापति बताया था, कुंतल सेना का प्रमुख कहलाता था। मधुबन ताम्रपत्र में स्कंदगुप्त को महाप्रमात्र महासामंत कहा गया। उसी पत्र में सामंत महाराज ईश्वर गुप्त को रिकॉर्ड संरक्षक कहा गया। बांसखेड़ा ताम्रपत्र विलेख में भांगू को रिकॉर्ड संरक्षक मुख्य राज्य कर्मचारियों के नाम थे, यानी मुख्य जो राज्य कर्मचारी थे उनके प्रमुख नाम देख लेंगे, जिनमें था महासामंत, सामंतक। दूसरा था इसमें महाराज राजस्थानीय, यानी स्थानीय जो राज्य का कार्यभार जो राज्य कार्यभार संभालता था वो वाला। इसके अलावा कौमारामत्य के साथ में उपरिंक विषयपति, ये क्या होते थे, राज्य के कर्मचारी। राज्य के जो प्रमुख एक सचिवालय जो राजधानी में बना हुआ था, विभिन्न प्रकार के जो मंत्री थे उनको अलग अलग विभाग भी बांटा हुआ था। इसके अलावा महासामंतक, महाराज राजस्थानी के, कौमारामत्य, उपरिंक, विषयपति अन्य जो है राज्य के कर्मचारी हुआ करते थे। इसके बाद आ जाती है सेना। पहला आ गया मंत्रिपरिषद, दूसरा आ गया सचिवालय और तीसरा आ जाता है सेना। ह्वेनसांग बताते हैं कि हर्ष के पास ह्वेनसांग के विवरण से हमें क्या पता लगता है, विवरण से हर्ष के पास 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार, 2000 घुड़सवार, यानी 5000 हाथी थे, 2000 घोड़े थे और 5000 पैदल सैनिक थे। 5000 पैदल सैनिक थे। हर्ष के पास में स्टार्टिंग में जब ह्वेनसांग आया था उस समय हर्ष के पास जो है लगभग 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार और 5000 ही क्या थे, पैदल सैनिक थे। लेकिन जैसे ही वह शासक बना, साम्राज्य विस्तार किया, वैसे वैसे उसकी सेना का विस्तार होता गया और अब उसके पास में जो है लगभग 60,000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार और इतने ही जो है इसके पास में पैदल सैनिक थे। घोड़े जो है हर्ष ईरान, इराक, सिंध और कंबो से घोड़े जो है वो मंगवाते था। सिंध से पैदल सेना कई गुना जो है अधिक थी और इसकी ठीक से जो संख्या थी वो नहीं दी गई है। साधारण सैनिकों को जो है, साधारण जो सैनिक थे, साधारण सैनिकों को
चाट व भाट कहा जाता था। चाट और जो भाट कहा जाता था साधारण जो सेना में जो सैनिक थे ना उनको, जिस तरह से हमें जो है फोर्स जो है हमारी एयरफोर्स है, स्थलीय जो फोर्स है उसमें बीएसएफ है, एसएसबी आ जाएगी, अलग अलग फोर्स है, सामान्य जो सैनिक है। तो उसी तरह से क्या था, ये जो साधारण जो सैनिक हुआ करते थे उनको चाट और भाट इसके द्वारा जो कहा जाता था। घुड़सेना के अधिकारी को, यानी घुड़सेना का जो अधिकारी था, घुड़सेना के अधिकारी को घुड़सेना का जो अधिकारी था उसे वृदेश्वर कहा जाता था। वृदेश्वर उसको कहा जाता था, घुड़सेना के अधिकारी को वृदेश्वर। और इसके अलावा जो पैदल सेना के अधिकारी थे उसे जो है पैदल सेना का अधिकारी, पैदल सेना का अधिकारी जो था उसको कहा जाता था बलाधिकृत, उसे कहते थे बलाधिकृत, उसे कहा जाता जो पैदल सेना का अधिकारी था। फिर है साम्राज्य के भाग, साम्राज्य के भाग, साम्राज्य के भाग यानी साम्राज्य का जो प्रशासन था साम्राज्य को कई भागों में बांट रखा था, साम्राज्य को भुक्तियां विषयों में बांट रखा था। प्रांत को जो है भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति संभवतः किसको कहा जाता होगा, जिलों को कहा जाता था। प्रांत यानी राज्य, राज्यों को किस में बांट लिया, भुक्तियों में, जिलों में बांट लिया और जिलों को आगे तहसील और गाँव में बांट लिया। जिस तरह से आज ही हमारा देश है 28 हमारे यहाँ राज्य है, फिर केंद्र शासित प्रदेश है और राज्यों को आगे हमने बांटा है जिलों में, जिलों को आगे तहसीलों में और तहसीलों के बाद में क्या आ जाते हैं गाँव। तो उसी तरह से जिला जो है संभवतः कहलाता था भुक्ति प्रांत और ये जो भुक्ति जो था ये किसमें बंटा हुआ था, विषय में, विषय जो है कहा जाता था गांव को और गांव का जो मुखिया था उसको कहा जाता ग्राम छपलिक, उसको कहा जाता था। और ग्राम जो छपलिक था उसकी सहायता के लिए कई लेखक हुआ करते, जिस तरह से सरपंच की सहायता के लिए पंच होते हैं ना, तो उसी तरह से इसकी सहायता के लिए कुछ एक लेखक हुआ करते थे जिसको कर्णिक जो है वो कहा जाता था। इसके बाद में आगे है कर, कि अब जो साम्राज्य जो है उसका संचालन करना है तो राजा क्या लेता था, टैक्स भी लेता था। तो हर्ष के समय 3 प्रकार के टैक्स प्रचलन में थे, पहले था भाग, दूसरा था हिरण्य और तीसरा था बलि। 3 प्रकार के टैक्स जो वो लिए जाते थे। भाग जो था वो एक प्रकार से भूमि का कर था, यानी जिसके पास जितनी भूमि थी उस भूमि को उसके हिसाब से जो टैक्स कृषक को देना पड़ रहा था। दूसरा था हिरण्यक, जो कृषक अपनी कृषि भूमि पर जो फसल उत्पादित कर रहे थे, जो फसल उत्पादित हो रही है, जितनी फसल उत्पादित हो गई उसका एक भाग जो था कृषक को नगद या खाद्य पदार्थ के रूप में देना पड़ रहा था। जब ये राजस्व एकत्रित कर लेता था उसका चौथा भाग जो है ये शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहा था। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि संभवतः जो है नाव पर भी कर लिया जाता था और व्यापारी जो वस्तुओं के नाप तोल के अनुसार, व्यापारियों से नाप तोल के अनुसार कर लेते थे, करके चौथे भाग को जो है शिक्षा के रूप में, और इसके अलावा जो है दूसरा पहला जो भाग था राज्य चलाने में, दूसरा भाग राज्य कर्मचारियों के खर्चे के लिए, और तीसरा जो भाग था वो सुयोग्य व्यक्ति जो थे, यानी जो व्यक्ति अच्छा कार्य करते थे उसको पुरस्कृत करने में, और चौथा भाग शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता था। फिर आ जाते हैं दंड विधान। दंड विधान की अगर बात की जाए तो हर्ष के साम्राज्य में ऐसा माना जाता है कि अपराध जो लोग करते भी नहीं थे, शारीरिक यातनाएं जो व्यक्ति को नहीं दी जाती थी, कठोर दंड की व्यवस्था नहीं थी। साधारण जो है दंड दिया जाता था व्यक्ति को, जिस इलाके में व्यक्ति अपराध करता है, जिस गांव में जिस प्रांत में व्यक्ति अपराध करता था वहां से वह प्रांत छोड़ने के लिए उसको बोला जाता था, या जंगलों में व्यक्ति जीवन यापन करता था। अपराध की जांच के लिए जो एक परीक्षा का परीक्षा का एक आयोजन किया जाता था। अगर वह उस जिस हिसाब से जो परीक्षा ली जा रही है, अगर वह परीक्षा में ऐसा लगे कि इसने ये व्यक्ति ने ये कार्य किया है तो वह व्यक्ति अपराधी है, नहीं तो नहीं। तो सरकार जनहित की और सरकारी जरूरतें कम थी। सरकार जो है प्रजा के लिए, प्रजा का जो निजी जो जीवन था उसमें जो है बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती थी। ये तो था हर्ष का साम्राज्य प्रबंधन या शासन प्रबंधन। इसके बाद हम देखेंगे एक यात्री आया था महत्वपूर्ण, वेनसांग। वेनसांग ने जो भारत के बारे में लिखा, हर्ष के बारे में लिखा, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक स्थिति, फिर आर्थिक स्थिति, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति और शिक्षा की। सबसे पहले सामाजिक स्थिति। समाज की अगर हम बात करेंगे तो उस समय जो तत्कालिक समाज था वो 4 भागों में बटा हुआ था। समाज के कितने भाग थे?
समाज जो है, सामाजिक जीवन 4 प्रकार का था। समाज के लोग 4 तरह के थे। समाज बटा हुआ था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जो है समाज जो था वो बंटा हुआ था। 4 भाग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों वर्णित था। प्रथम 3 समृद्ध थे, यानी प्रथम जो ये 3 थे ना, ये क्या थे? समृद्ध थे। ब्राह्मण जो क्या कार्य करते थे? इन्हें जो है वेद का अध्ययन करना है और साथ में विद्या अध्ययन करवाना है, और दान आदि जो है ब्राह्मणों को खूब मिलता था, तो ये संपन्न थे। दूसरा वर्ग आ जाता है क्षत्रिय, देश की रक्षा का जो वर्ग था वो आ जाएगा क्षत्रिय वर्ग। तो सैनिकों को आराम से वेतन मिलता था, तो सैनिक भी क्या थे, या लूट का सामान भी इन्हें प्राप्त हो जाता था। सैनिक भी क्या थे? अमीर थे। जो क्षत्रिय वर्ग था वो भी अमीर था। तीसरा जाता है वैश्य, व्यापारिक वर्ग आ जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ग क्या थे? समृद्ध थे। लास्ट वर्ग कौन था? शूद्र वर्ग था, जो इन तीनों की सेवाएं करता था, इसके अलावा ये कुछ काम भी किया करता था। फिर जो समाज में शुद्ध भोजन और नैतिक चरित्र पर ज्यादा बल दिया जाता था, यानी समाज में भी क्या था? शुद्ध भोजन और पवित्र आचरण पर बल दिया जाता था। लहसुन, प्याज और मांसाहारी जो व्यक्ति नगर के बाहर रहते थे, नगर के बाहर रहते थे, यानी जो व्यक्ति लहसुन खाता था, प्याज खाता था, या जो व्यक्ति मांसाहारी था, वो क्या था कि जो सामान्य लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ नहीं रह करके दूसरी साइड में जो है निवास करता था। तो इस तरह का था समाज 4 भागों में बंटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर जाता है आर्थिक जीवन के बारे में जो लिखा उसके बारे में। अब आ गया आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो भूमि उर्वरा थी, लोग क्या थे? भूमि क्या थी? उपजाऊ थी। भूमि उपजाऊ थी, और भूमि उपजाऊ है तो लोग भी क्या हैं? समृद्धशाली थे। भूमि उपजाऊ थी, लोग क्या थे? समृद्धशाली थे। यानी भूमि उपजाऊपन ज़्यादा प्राप्त हो रहा है या फसल ज़्यादा हो रही है तो किसान क्या होगा? समृद्ध होगा। और सोने चांदी के सिक्कों एवं सामान्य कौड़ियों को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। मुद्रा के रूप में क्या प्रयोग होते थे? मुद्रा के रूप में सोना, चांदी व कौड़ियाँ, सोना, चांदी व कौड़ियाँ जो है मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे वर्तमान में क्या है? सोने के सिक्के प्रचलन में, लेकिन उतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। लेकिन वर्तमान में क्या प्रचलन में? कागजी नोट जैसे प्रचलन में। उसी तरह से अधिकांश प्रयोग किसका होता था? कौड़ियों का जब प्रयोग किया जाता था। तो आर्थिक जीवन, भूमि उपजाऊ थी, उपजाऊ होने के कारण किसान क्या थे? समृद्ध थे। और ज़्यादातर लोग क्या करते थे? किसानी जो है ज़्यादातर कार्य लोग भूमि के ऊपर निर्भर थे, तो वो समृद्ध थे। मुद्रा के रूप में सोना, चांदी और कौड़ियाँ जो है विनिमय का माध्यम थी। वस्त्रोद्योग का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था, यानी वस्त्र उत्पादन का उद्योग उन्नत अवस्था में था। समाज में श्रेणी व्यवस्था प्रचलन में थी। ताम्रलिप्त, भड़ोच, पाटलिपुत्र आदि शहर के व्यापारिक केंद्र थे। चीन, मध्य एशिया, पश्चिम से भारत के व्यापारिक संबंध थे। कपड़ा, मसाले, निर्यात एवं घोड़े, सोने चांदी का आयात की प्रमुख वस्तुएं थी। कृषि कर उपज का लगभग 1/6 भाग जो वो लिया जाता था राजा के द्वारा। फिर राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो राजकार्य चलाने के लिए जो है मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी राजा के द्वारा, और हर्ष को राजकार्य में व्यक्तिगत रुचि थी और वह निरीक्षण यात्राएं भी किया करता था। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा जो है विहार और गुरुकुल में दी जाती थी। प्रमुख अगर शिक्षा केंद्र की बात की जाएगी तो वो था नालंदा, और इसके अलावा वल्लभी और अनेक विहार और गुरुकुल भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। हर्ष का मूल्यांकन करते तो हमें क्या पता चलता है कि एक महान सेनापति, कुशल सम्राट, विद्वानों का संरक्षक, धर्म का संरक्षक जो ये व्यक्ति रहा। नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य संरक्षक था। इसके अलावा जो है इसने अनेक गुरुकुलों में भी सहायता प्रदान की थी। हर्ष के समय में दूसरों में वल्लभी आश्रम शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। हर्ष एक प्रकार से कुशल प्रशासक, लोक कल्याणकारी और विद्या अनुरागी शासक था, और सभी विद्वान उसकी प्रशंसा किया करते थे। अतः हर्ष के युग की धाराओं को बदलने का एक नई प्रवृत्तियों को जन्म देने का प्रयास किया गया था, और राजनीति जो है आजीवन
जो हर्ष जो था इसने लोक कल्याणकारी कार्य किए थे। सम्राट अशोक के जैसे जो सामंत व्यवस्था प्रचलन में आई थी, उसे सामंत व्यवस्था को प्रचलन में लाने का कार्य, या अग्रगामी अगर बात की जाए तो सामंती प्रथा का जो अग्रगामी कहलाता है वो हर्ष का प्रशासन जो वो कहलाता है। तो ये जो था आपका हर्ष के बारे में मुख्य मुख्य बातें, हर्ष के प्रबंधन के बारे में। आज का आ जाएगा आपके होमवर्क, गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1 आ जाएगा आपके, प्रयाग सभा का आयोजन हर्ष कितने वर्ष बाद करता था? कितने वर्ष बाद करता था? प्रयाग में सभा का जो आयोजन था उसका जो है हर्ष जो है उसका आयोजन कितने वर्ष के बाद में कहा करता था? 2 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा आपका, हर्ष के समय कर कितने प्रकार के थे? हर्ष के समय टैक्स कितने प्रकार के थे? तो 3 प्रकार के थे हर्ष के समय टैक्स। साम्राज्य के प्रमुख भाग, साम्राज्य कितने भागों में, साम्राज्य किन किन भागों में बंटा हुआ था? किन किन भागों में बंटा हुआ था? तो भुक्ति और विषयक में बंटा हुआ था। भुक्ति सामान्यतः जो है प्रांत की छोटी इकाई थी, जिसे जो है वर्तमान में हम जिला कहते हैं, वो लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 4, ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष के समय के सामाजिक जीवन को बताइए। सामाजिक जीवन पर टिप्पणी लिखो। यानी हर्ष के जो था हर्ष, उसके बारे में किसने लिखा था? ह्वेनसांग ने लिखा। तो ह्वेनसांग के अनुसार जो हर्ष के समय सामाजिक जीवन कैसा था उसके ऊपर आपको क्या लिखना है? टिप्पणी लिखनी है। लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 आपका, वाणभट्ट व मयूर की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो। वाणभट्ट व मयूर जो था विद्वान, उसने जो है किन किन ग्रंथों की रचना की थी? वाणभट्ट में आ जाएगा आपके हर्षचरित्र और कादंबरी। मयूर का आ जाएगा मयूर शतक और मयूराष्टक और सूर्य शतक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।